पॉलिटी किसी भी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसके क्वेश्चंस पर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस की एक सीरीज, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी में बढ़िया अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो और आप बढ़िया स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इसके क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिया है वो है द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। आपको पता है कि सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था, जिसका मेन काम था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरिम सेटअप करना है उसका, और इंडिया के जो डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस का वो करना है। तो जब वो आया था तो उसका हेड कौन था? तो उसके हेड थे हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ओके, ये इसके मेंबर्स भी थे, लेकिन इसका जो हेड थे वो थे हमारे लॉरेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट वो किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ओके, और किसने अडॉप्ट किया था? उसको हमारा अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, तो वो हमारी मिली थी 9 दिसंबर 1946 में। और ये तब की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक थे और उन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक साथ जब मिली थी, उसकी बात हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन इंडिया रिसेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट्स रिड्यूस्ड मेंबरशिप वाज। मतलब जब पाकिस्तान अलग हो गया था, उन्होंने अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली थी, तो ऑब्वियसली जो मेंबरशिप है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कम हो जाएगी। तो आपके जब स्टार्टिंग में वो दोनों साथ थे तब आपके मेंबर्स कितने थे उसमें? 389। लेकिन जब वो लोग अलग हो गए तब उसके मेंबर्स हमारे कितने रह गए? 299 मेंबर्स हमारे रह जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन की जो स्कीम है, यानी कि जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है कि कब हमारा सेंटर स्ट्रांग होगा, कब स्टेट स्ट्रांग होगा और कौन कौन सी पावर उनको दी गई है, ये वाली चीज हमने कहाँ से बोरो करी है? वो हमने बोरो करी है कनाडा से। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। हम किसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉलो करते हैं? यूके का। यूके का भी क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूके से ही हमने अडॉप्ट किया है। Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? इंडिया और अमेरिकन फेडरेशन के बीच में समानता क्या है? तो मेन जो समानता है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। उनका भी टॉप पर एक सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और हमारे यहाँ भी एक टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, जो नीचे के जो कोर्ट्स हैं उनको वो डायरेक्ट करता है। इसके बाद बात आती है द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने कहाँ से ली है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये हमने ली है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, इसी पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा कब हुआ था? 1789 में ये शुरू हुआ था और लगभग 8-10 साल ये चला था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स आर गारंटेड? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए हैं? वो हमने दिए हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। यहाँ पे ये गलत है, आर्टिकल 29 एंड 30 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करी गई है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स चलते हैं। Which of the following is not specifically mentioned in Article 19 of the Constitution? Article 19 आपको पता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, इसकी बात करता है, लेकिन इसमें फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, यानी कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है, उसको डायरेक्टली नहीं कहा गया। मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना ओपिनियन रख सकती है, अपना स्पीच दे सकती है, लेकिन डायरेक्टली उसको नहीं इन्वॉल्व किया गया है, तो इसलिए इसको हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर, फंडामेंटल राइट्स के अंडर में। ठीक है, ये आर्टिकल 32 है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है अपने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, उसको डिराइव किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, रिलीजन की वजह से, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा?
उसका वॉयलेट होगा राइट टू इक्वलिटी। आपको पता है फंडामेंटल राइट के अंडर में 14 से लेकर 18 तक हम बात किनकी करते हैं, राइट टू इक्वलिटी। इसमें जो आर्टिकल 15 है उसमें हम बात करते हैं किसकी, कि हर व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन सब से उसको कोई भी किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता है। इन सारी चीजों में हमारी कंट्री में इक्वलिटी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। तो हम प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंडर में लगाते हैं, हम लगाते हैं आर्टिकल 356। ये तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 हम लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी, 360 हमारी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन प्रेसिडेंट रूल हमारा लगता है अंडर द आर्टिकल 356। A proclamation of emergency issued under the Article 352 must be approved by the Parliament within 1 month। आपको पता है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लेकिन उसका जो अप्रूवल होगा वो पार्लियामेंट लगभग कितने दिनों में दे सकती है, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को उसका अप्रूवल देना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, 1 मंथ के अंदर उसका अप्रूवल देना है। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन ए स्टेट। प्रेसिडेंट का रूल कब प्रोक्लेम किया जाता है स्टेट में, if the president on receipt of the report from the governor or otherwise is satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो गवर्नमेंट है किसी स्टेट की वो नहीं चल सकती है, या फिर उसका जो गवर्नर है स्टेट का वो उसको लिख कर देता है तो भी नहीं चल सकती है अगर उसकी स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो फिर वो उस पर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 352 लगा सकता है। केवल गवर्नर के कहने पर ही नहीं, वो अपने आप से भी लगा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है तो। The governor recommends to the president of India that breakdown of the constitutional machinery in the state is imminent। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो स्टेट का वो एकदम से खत्म होने वाला है, ब्रेक हो गया है, तो वो अंडर आर्टिकल 356 लगा सकता है। The action of the president can be reviewed as it's nullified। तो कब उसको रिव्यू कर सकते हैं उसको, अगर उसमें कुछ संशय होता है कि इसने किसी और इंटेंशन से किया है, तो फिर उसका जो हम प्रोक्लेमेशन है उसको रिव्यू कर सकते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। आपको पता है कि जब भी हम इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट का, तो उसमें हमारे हर मेंबर की जो होती है वैल्यू होती है, एमपीज की भी अलग वैल्यू होती है, एमएलए की भी अलग वैल्यू होती है। तो जो आपकी एमपीज की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए अपॉन नंबर ऑफ एमपीज। ओके, इससे आपकी जो वैल्यू है वो एमपी की निकाली जाती है, एक एमपी की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है किसका, डिफेंस फोर्सेस का। ओके, आर्टिकल जो 53 है वो आपका जो बताता है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं आर्टिकल 53 में, और प्रेसिडेंट को ही हम बोलते क्या है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं। तो आर्टिकल 53 में उसको सुप्रीम कमांडर बताया गया है। The president can be removed by the way of impeachment which can be made only by the members of लोक सभा एंड राज्यसभा। जब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट को इम्पीच होना चाहिए, तब तक वो इम्पीचमेंट उसका नहीं हो सकता है। तो आपका जो आर्टिकल 61 है उसमें आपकी बात करी गई है इम्पीचमेंट की ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर रह सकता है क्या पार्लियामेंट का इवन आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, नहीं। तो ये स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। द प्रेसिडेंट इज नॉट बेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अज्यूम नहीं करने दिया जा सकता है। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड। तो उनका एक रेंट फिक्स्ड रहता है जो कि उनका कटता है, तो उसके ऊपर ही वो अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द अम्यूलमेंट एंड द अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये भी आपका गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या है, प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, जो आपका एसटीवी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनका इलेक्शन
होता है। और वो सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं। ओके, राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है आपकी 250। तो जिसमें कि आपके जो 238 मेंबर्स होते हैं वो तो आपके स्टेट्स और यूटीज से सिलेक्ट होते हैं, प्लस जो 12 मेंबर जो होते हैं वो आपके होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि 12 मेंबर्स को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे हमारे GV मालगांवकर। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना। अभी प्रेजेंट के हमारे स्पीकर कौन है, ऑनरेबल ओम बिरला जी। ओके, इसके बाद बात आती है कि हु अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन एक्ट इज द फाइनल अथॉरिटी, कौन फाइनल अथॉरिटी है, अगर किसी मेंबर को हमें डिस्क्वालीफाई करना है तो वो फाइनल अथॉरिटी है हमारी स्पीकर। ओके, जो हमारा एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात करी जाती है वो करी जाती है 10th शेड्यूल में, जो कि राजीव गांधी के टाइम में अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था। तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो किसमें है, 10th शेड्यूल में। आखिरी पावर किसके पास है, स्पीकर के पास। Who is the authorized to decide over a dispute regarding disqualification of a member of parliament, अगर किसी MP को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो आखिरी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर तो स्पीकर के पास, और नॉर्मली अगर मैं डिस्क्वालीफाई करना है तो वो प्रेसिडेंट के पास। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL, तो वो हमारा हमने कहां से उसको ओरिजिनेट हुआ था, कहां से कॉन्सेप्ट आया था, वो हमारा लिया गया था यूनाइटेड स्टेट से। The Constitution allows preventive detention but stipulates, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या बात करी गई है कि कोई भी हम किसी व्यक्ति को हम पकड़ तो सकते हैं, अपनी कस्टडी में रख तो सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज्यादा हम उसको नहीं रख सकते। उसके बाद हमें प्रॉपर लॉ के आधार पर ही उसको रखना पड़ेगा। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा उसको डिटेंशन चाहिए तो फिर आपको किसी एडवाइजरी बोर्ड से ऑथराइज करानी पड़ेगी वो बात। Which of the following amendments curtail the power of judicial review? जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किस अमेंडमेंट ने कर्टेल कर दी थी, काट दी थी, बिल्कुल खत्म सी कर दी थी, तो वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे और बहुत ज्यादा थे उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, जो कि किसके टाइम पर लगे थे, इंदिरा गांधी के टाइम पर लगे थे, और ये बहुत ही फेमस रहे हैं। ओके, इसके बाद है अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स आर डायरेक्टली अंडर, सबको पता है कि किसके अंडर में होती है, हाई कोर्ट्स भी हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होती हैं। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज क्या है, 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की एज क्या है, 65 ईयर्स। तो दोनों आपको याद रखनी है, अलग अलग है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, चीफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नर के लिए। ओके, तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। इसका जो नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट पार्ट है, वो भी हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय।